हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में। ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से उनकी प्रोजनी में। क्या होता है केंद्रक? देखते हैं कि केंद्रक कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त कोशिकीय क्रियाओं का नियमन करता है, यानी कि रेगुलेशन करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1931 में की थी। इसकी आकृति आंतरिक पर्यावरण या इसकी सक्रियता की अवस्था के अनुरूप बदलती रहती है और यह गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार, प्रिज्मीय, शाखित या पालीमय हो सकते हैं। विभिन्न जीवों तथा एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में केंद्रक का आकार अलग अलग होता है। केंद्रक का आकार गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं वो कैसी होती है। यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाई है। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER यानी कि, और ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस की है। एंड ये हो गई हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये होती है हमारी पैरा न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर एंड इनर, इनके बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एंड ये होगा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जो हमारा क्या होता है न्यूक्लियस में एक हमारा फ्लूइड भरा रहता है, और ये होता है हमारे न्यूक्लियर पोर। यहाँ पर दिख रही होगी आपको, ये है इसका हेट्रोक्रोमेटिन, और ये जो यहाँ पर लगे हैं इनको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। यहाँ पर पाया जाएगा इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में क्योंकि न्यूक्लियोलस पाया जाता है हमेशा। और ये होती है हमारी क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट जो आगे जाके क्या बन जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। एंड ये पाया जाता है हमारे यहाँ पर क्रोमोसेंटर। ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बना सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर भी। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। यह एक दोहरी झिल्ली है, जैसे कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दोहरी झिल्ली बन जाएगी हमारी, जो प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। मेम्ब्रेन पर जगह जगह न्यूक्लियर पोर्स बने होते हैं, यानी कि वो वहाँ से थोड़ी खुली होती है, ओपन टाइप की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे न्यूक्लियर रस भरा रहता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। हमने भी पढ़ा, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन पदार्थ का एक जाल सा होता है, जिसे न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं। यह जाल बहुत पतले धागे से जैसी रचना क्रोमेटिन की बनी होती है तथा स्थान स्थान पर कुछ मोटाई होती है, जिन्हें क्रोमोसेंटर कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसेंटर्स। एंड क्रोमेटिड्स के धागे DNA के बने होते हैं तथा ये धागे कोशिका निर्माण के समय मोटे हो जाते हैं तथा क्रोमोसोम कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा क्या होता है, शुरुआत में जो क्रोमेटिड्स होते हैं या क्रोमेटिन नेट होती है वो बिल्कुल धागे की जैसी होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये थोड़े मोटे हो जाते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। किसी भी पादप कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है तथा क्रोमोसोम्स में जीन उपस्थित होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक या अधिक न्यूक्लियोलस होते हैं। ये प्रायः लिपिड व प्रोटीन के बने होते हैं तथा श्वसन एवं अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि उपापचय में सहायक होते हैं। न्यूक्लियस वास्तव में कोशिका नियंत्रण स्थान है, जिसमें क्रोमेटिन आनुवंशिक पदार्थ है। अब पढ़ेंगे हम फंक्शंस क्या होते हैं न्यूक्लियस के, हमारे न्यूक्लियस के कार्य। फर्स्ट है इसका उपापचय की क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है हमारी उनका नियंत्रण करना। कोशिका विभाजन में सहायता करना, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करना। RNA का निर्माण करना, यानी सिंथेसिस ऑफ RNA, एवं उनका संग्रहण यानी स्टोरेज करना। संग्रहण करके प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है हमारा न्यूक्लियस। एंड लास्ट फंक्शन है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसी के ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप या
कैरियोथीका, जिसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रक आवरण, केंद्रक का जो आवरण होता है। सो केंद्रक आवरण केंद्रक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से अलग करता है तथा दोनों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करता है। इसकी संरचना अग्र प्रकार होती है। इसमें पाई जाती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो केंद्रक आवरण दो केंद्रक झिल्लियों का बना होता है। इन दोनों के बीच का स्थान परिकेंद्रक स्थान या पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। हमने भी पढ़ा था ना पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यह स्थान 20 नैनोमीटर चौड़ा होता है। प्रत्येक केंद्रक झिल्ली 7 से 8 नैनोमीटर मोटी होती है और बाह्य केंद्रक झिल्ली पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं और कुछ स्थानों पर यह ईआर से आवृत रहती है या ईआर से ढकी रहती है, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। सेकंड होता है इसमें हमारे कंपोनेंट जो है न्यूक्लियर पोर्स यानी केंद्रक छिद्र। सो केंद्रक आवरण में 40 से 100 नैनोमीटर व्यास के अनेक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के उपात पर कलाएं या मेम्ब्रेन एक दूसरे से सतत रहती हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं वे देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, यह केंद्रक के आनुवंशिक पदार्थ क्रोमैटिन को कोशिका द्रव्य वे उसके ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग करता है। न्यूक्लियर छिद्र से दीर्घाणु केंद्रक के आर पार आते जाते हैं एंड कोशिका द्रव्य के कुछ पदार्थ जैसे मायोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स आदि केंद्रक आवरण की बाहरी सतह से चिपकते हैं एंड केंद्रक का क्रोमैटिन पदार्थ केंद्रक आवरण की भीतरी सतह से जुड़ता है। फिफ्थ फंक्शन होता है इसका, केंद्रक आवरण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी काय की झिल्लियों का विकास होता है। केंद्रक आवरण पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर की सतह पर पाए जाने वाले एंजाइमों के समान एंजाइम होते हैं। अब पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में यानी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले फ्लूइड के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं या केंद्रक द्रव्य। यह पारदर्शी व अर्ध तरल आधार पदार्थ है। क्रोमैटिन जाल इसमें निलंबित रहता है। यह प्रोटीन्स, फॉस्फेट तथा कुछ न्यूक्लिक अम्लों आरएनए का मिश्रण है। अनेक जल अपघटनीय एंजाइम जैसे राइबोन्यूक्लियेज, क्षारीय फॉस्फेटेज तथा डाइपेप्टिडेज आदि भी केंद्रक द्रव्य में मिलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोलस, जो केंद्रक के हमारे बीच में पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर दिख रही होगी यहाँ पर आपको। ये होते हैं हमारे यहाँ पर क्रोमैटिन पार्ट्स हो गए और यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे आरएनए फाइब्रिल एंड नैनो क्रिस्टलाइन पार्ट जो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके सेंटर में होता है, इसको बोलते हैं हम नैनो क्रिस्टलाइन पार्ट एंड साइड में पाया जाता है इसी के ग्रेनुलर पार्ट। ये होती है हमारी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो बहुत इजी यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। अब देखते हैं इसका कि न्यूक्लियोलस गोलाकार या अंडाकार काय है जो प्राणी कोशिका में विभाजन की इंटरफेज प्रावस्था में दृष्टिगत होते हैं। यो प्रोफेज में विलुप्त होकर टीलोफोज में, जो हमारा टीलोफेज होता है उसमें पुनः दृष्टिगत होते हैं। सामान्यतः कोशिका में न्यूक्लियोलाई की संख्या गुणसूत्र समूहों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः दैहिक कोशिका में दो तथा गैमेट्स में केवल एक न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस में 3 भाग होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है पार्स एमोर्फस या फिर एमोर्फस मैट्रिक्स। सेकंड होता है हमारा फिब्रिलर जोन जो आरएनए के फाइब्रिल्स या राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन्स का बना होता है। थर्ड होता है हमारा ग्रेनुलर जोन, यह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए कणिकाओं का बना होता है तथा राइबोसोम का पूर्ववर्ती है। फोर्थ होता है हमारा पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन। पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन यह क्रोमैटिन कणिकाओं का बना होता है और न्यूक्लियस मुख्यतः आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियोलस के हमारे, आरएनए का संश्लेषण करना यानी कि राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियोलस में होता है एंड न्यूक्लियोलस अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन संश्लेषण एवं केंद्रक विभाजन के लिए महत्वपूर्ण है।
ये हमारे प्रोटीन संश्लेषण के लिए एवं केंद्रक विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। एंड न्यूक्लियोलस के क्षतिग्रस्त होने पर कुछ क्षणों बाद प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है तथा कोशिका विभाजन नहीं होता है। सो कोशिका के विभाजन के लिए क्या होता है, हमारे लिए आवश्यक होता है न्यूक्लियोलस। थैंक यू।